Hello students, today we are going to learn 1.4 The Story of Tea. जैसा कि आप सबको पता ही होगा, हमारी दुनिया में सबसे ज़्यादा पिए जाने वाली चीज़ है चाय और चाय का बोटैनिकल नेम है कैमेलिया सिनेंसिस। चाय के उत्पादन के लिए बारिश का होना बहुत ज़रूरी है। 100 to 125 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल अ ईयर, मतलब 100 से 125 सेंटीमीटर बारिश साल में होनी चाहिए चाय के उत्पादन के लिए। भारत में चाय के उत्पादन के लिए 3 जगह बहुत मशहूर है। सबसे पहला है दार्जिलिंग इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, उसके बाद है असम इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, उसके बाद है नीलगिरीस इन साउथ इंडिया। टी इज़ अ रिफ्रेशिंग ड्रिंक। चाय को रिफ्रेशिंग ड्रिंक कहा जाता है क्योंकि थकने के बाद सबसे पहले हम चाय पीते हैं, क्योंकि चाय से हम रिफ्रेश हो जाते हैं। चाय में थिनाइन और कैफीन रहता है। चाय में कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स नहीं रहते। चाय में एंटीऑक्सीडेंट रहते हैं जिसको बोला जाता है फ्लेवोनॉइड्स। जापान, चाइना, रशिया और कोरिया में चाय के लिए स्पेशली सेरेमनीज और ट्रेडिशंस होते हैं। जापान के लोग हर सप्ताह में टी क्लब में जाते हैं और वहाँ जाके वो चाय का स्वाद लेते हैं। जापान में ग्रीन टी बहुत मशहूर है। वियतनाम में लोटस टी और जैस्मिन टी बहुत मशहूर है। सबसे पहले चाय का यूज़ चाइना के लोगों ने किया। चाइना का एक एम्परर शेनोंग, उन्होंने सबसे पहले चाय का टेस्ट लिया और चाय का यूज़ सबसे पहले चाइना में एम्परर शेनोंग ने ही किया है। और इंडिया में सबसे पहले चाय का यूज़ एक बुद्धिस्ट मॉन्क, जिनका नाम था बुद्धि धर्मा, उन्होंने सबसे पहले चाय को टेस्ट किया, चाय का यूज़ किया। आगे के वीडियो में चाय के बारे में आप कुछ रोचक बातें सुनेंगे। चलिए देखेंगे ये वीडियो। 750 ईसा पूर्व से है। आमतौर पर भारत में चाय उत्तर पूर्वी भागों और नीलगिरी की पहाड़ियों में उगाई जाती है। आज भारत दुनिया में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है, जिसमें से 70% की खपत अकेले भारत में ही होती है। क्या आप जानते हैं कि हजारों साल पहले भारत में बौद्ध भिक्षुओं ने चाय का इस्तेमाल औषधीय कार्यों के लिए किया था? इसके पीछे एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। दरअसल भारत में चाय पीने की परंपरा 2000 साल पहले एक बौद्ध भिक्षु के साथ शुरू हुई थी। बाद में ये बौद्ध भिक्षु जैन धर्म के संस्थापक बने और इन्होंने 7 साल की नींद को त्याग कर जीवन के सत्य को जाना और बुद्ध की शिक्षाओं पर विचार करने का फैसला किया। ये बौद्ध भिक्षु जब अपनी तपस्या की 5वें साल में थे तो इन्होंने झाड़ियों में से कुछ पत्ते लिए और उन्हें चबाना शुरू कर दिया। इन पत्तियों ने उन्हें पुनर्जीवित रखा और उन्हें जागते रहने के लिए सक्षम बनाया। जब भी उन्हें नींद महसूस होती थी, वो इस एक ही प्रक्रिया को दोहराते थे। इस तरह से वे 7 साल तक चली अपनी तपस्या को पूरा करने में सफल रहे। और आश्चर्यजनक बात यह है कि ये कुछ और नहीं बल्कि जंगली चाय के पौधे की पत्तियां थीं। इस तरह से चाय भारत में प्रचलित हो गई और स्थानीय लोगों ने जंगली चाय के पौधों की पत्तियों को चबाना शुरू कर दिया। लेकिन भारत में चाय का उत्पादन भारत के उत्तर पूर्वी भाग में ईस्ट इंडिया कंपनी ने शुरू किया था और 19वीं सदी के अंत में असम में चाय की खेती का पदभार संभालने के लिए चाय का पहला बागान भी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा ही शुरू किया गया था। इससे पहले 16वीं सदी में भी ये देखा गया कि भारत में लोग चाय का उपयोग एक सब्जी पकाने में भी कर रहे थे, जैसे लहसुन, तेल और चाय की पत्तियों को मिलाकर, या फिर उबली हुई चाय की पत्तियों से एक पेय तैयार करने के लिए भी इसे इस्तेमाल में लाया जाता था। 1823 और 1831 में ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी रॉबर्ट ब्रूस और उसके भाई चार्ल्स ने यह पुष्टि की थी कि चाय का पौधा वास्तव में असम क्षेत्र के भाग में पैदा हुआ था और उसके बाद कोलकाता में नव स्थापित बॉटनिकल गार्डन के अधिकारियों को इसके बीज और पौधों का नमूना भेजा गया।
लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चीन के साथ चाय का व्यापार करने का अधिकार था। इसलिए उन्होंने चाय उगाने की प्रक्रिया को कार्यान्वित नहीं किया और समय तथा पैसा बर्बाद नहीं करने का फैसला किया। लेकिन जब कंपनी ने अपने एकाधिकार को खो दिया तो फिर से एक समिति का गठन किया गया, जिसमें चार्ल्स ब्रूस को चाय की पैदावार को बढ़ाने का काम दिया गया और पहले नर्सरी स्थापित करने के बाद चीन से 80,000 चाय के बीज एकत्र करने के लिए कहा गया। साथ में यह भी सुनिश्चित करने के लिए कहा गया कि भारत में चाय की कृषि संभव भी है या नहीं। अंत में ये बीज बॉटनिकल गार्डन में लगाए गए और वहां पोषित किए गए। इस बीच असम में चार्ल्स ब्रूस ने मौजूदा चाय के पेड़ों की छटाई कर नए विकास को प्रोत्साहित करने के लिए भूमि में बागानों को तैयार किया और देसी झाड़ियों की पत्तियों के साथ प्रयोग करके काली चाय का निर्माण करने का साहस किया। उन्होंने चीन से 2 चाय निर्माताओं की भर्ती की और उनकी मदद से तेजी से सफल चाय के उत्पादन के रहस्यों को भी सीखा। इसके अलावा 19वीं सदी में जब एक अंग्रेज ने ये गौर किया कि असम के लोग एक काला तरल पदार्थ पीते हैं जो कि एक स्थानीय जंगली पौधे से पीसकर बनाया जाता है, और इस तरह से चाय एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में प्रचलित होती गई और अब ये एक आम आदमी का पसंदीदा पेय बन गई है। चाय भारत में दार्जिलिंग, असम, कांगड़ा, नीलगिरी, अन्नामलाई, कर्नाटक, मुन्नार, त्रावणकोर और वायनाड आदि स्थानों पर उगाई जाती है। दुनिया में चाय की 3 प्रमुख किस्में हैं: इंडियन टी, चाइना टी और हाइब्रिड टी। इन चायों की किस्मों से ही चाय के विभिन्न प्रकार जैसे ग्रीन टी, वाइट टी और हर्बल टी आदि उत्पादित होते हैं। कमाल की बात यह है कि भारत चाय का इस्तेमाल अब स्वास्थ्य कैप्सूलों को बनाने के लिए भी कर रहा है। चाय पॉलिनाइज्ड काली चाय, हरी चाय और उलांग चाय से प्राप्त किए जाते हैं और ये न्यूरो डिजेनरेटिव रोगों जैसे अल्जाइमर और पार्किंसन आदि को रोकने में और कैंसर, दिल की बीमारियों का मुकाबला करने में भी प्रभावी होते हैं। ये पॉलिनाइज्ड पेय पदार्थ सौंदर्य प्रसाधनों, खाद्य परिरक्षकों आदि में भी प्रयोग होते हैं। क्या जायकेदार चाय है, ये सुनकर मैं फूली नहीं समाती हूँ। मुझे अपने ऊपर गर्व हो जाता है। हो क्यों न भाई, मैं विश्व में पानी के बाद दूसरे नंबर पर प्रयोग की जाने वाली पेय पदार्थ हूँ। मैं मनुष्य के दैनिक जीवन का महत्वपूर्ण भाग हूँ। सुबह होते ही लोग मुझे याद करने लगते हैं और मुझे पीते ही ताजगी और फुर्ती महसूस करने लगते हैं। उनका आलस्य दूर हो जाता है। दिन भर जब जब उन्हें थकान लगती है तो मुझे पीकर अपनी थकान दूर करते हैं। अगर मैं कहूं कि मैं आपके जीवन का अभिन्न अंग हूं तो अतिशयोक्ति न होगी। क्या आप जानना चाहेंगे कि मेरा जन्म कहां और कैसे हुआ? मेरी खोज चीन में शेननंग नामक व्यक्ति ने की। एक बार की बात है, मैं उसके हाथों गलती से गर्म पानी के गिलास में गिर गई। देखते ही देखते मैंने पानी में अपना रंग छोड़ना शुरू किया। उसे देखकर वह आदमी आश्चर्यचकित हो गया। उसने उसे पीकर देखा। पीने के बाद उसे काफी ताजगी महसूस हुई। यहीं से मेरा सफर शुरू हो गया। उसने मुझे टी कहकर बुलाया। पहले मैं केवल चीन में ही प्रयोग की जाती थी। धीरे धीरे पूरे विश्व में मेरा प्रचार हो गया। आज लगभग 40 देशों में मेरे पौधे उगाए जाते हैं, जिसमें चीन, तिब्बत और जापान प्रमुख हैं। भारत में आसाम मेरा मुख्य घर है। इसके अतिरिक्त दक्षिणी पूर्वी भागों में भी मुझे पैदा किया जाता है। मेरी पत्ती गहरे हरे रंग की होती है। मुझ में छोटे छोटे सफेद रंग के फूल भी निकलते हैं। मुझे पहाड़ों की ढलानों पर पैदा किया जाता है, क्योंकि मुझे बढ़ने के लिए बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होती है, लेकिन मेरी जड़ों में पानी रुका रहे, ये बात मुझे पसंद नहीं है। अधिक पानी से मेरी जड़ें सड़ जाती हैं। जब मेरे पौधे पर नई कोपलें आने लगती हैं, तो मुझे तोड़ने के लिए मजदूर आने लगते हैं। मेरे बागानों में महिलाएं भी काम करना पसंद करती हैं। वे मुझे आहिस्ता आहिस्ता चुन चुन कर तोड़ती हैं
और अपनी पीठ पर रखी हुई टोकरियों में इकट्ठा करती जाती हैं। ये हमारा प्रारंभिक रूप है। यहाँ कोई हमें पहचान भी नहीं सकता है। हाँ, एक बात बताना तो मैं भूल ही गई। मेरे पौधे के ऊपरी हिस्से की पत्तियों से बढ़िया किस्म की चाय बनती है। पत्तियों को इकट्ठा करने के बाद लोग हमें खूब अच्छी तरह सुखाते हैं। इस समय हमें बहुत तकलीफ होती है, हमें बहुत गर्मी लगती है, लेकिन क्या करें, कुछ पाने के लिए कुछ खोना ही पड़ता है। मैं चुपचाप सब कुछ सहन कर लेती हूँ, क्योंकि हमें पता है कि इसके बाद मैं लोगों के काम आ सकूंगी। इसके बाद हमें एक विशेष तरीके से भूना जाता है। उस समय तो मानो मेरे ऊपर मुसीबत का पहाड़ ही टूट पड़ता है। मैं कराहती रहती हूँ, किंतु मेरी पुकार कोई भी नहीं सुनता। भूनने के बाद हमें छाना जाता है। इस समय मुझे वास्तविक रूप मिल चुका होता है। हमें बड़ी बड़ी पेटियों में भरकर देश विदेशों में पहुंचाया जाता है। कंपनी और गोदाम का सफर करती हुई मैं दुकानों तक पहुंच जाती हूं, जहां से आप लोग मुझे प्राप्त करते हैं। मेरी पत्तियों में टैनिन और कैफाइन नामक तत्व प्राप्त होता है। टैनिन मुझे हल्का सा कड़वाहट देता है, लेकिन यही तत्व मेरी रक्षा करता है। बागानों में इसी तत्व के कारण कीड़े मकोड़े मेरे पास फटकते भी नहीं हैं। कैफाइन नामक तत्व मेरे अंदर गुण प्रदान करता है। इसी तत्व के कारण लोगों को मेरा सेवन करते ही ताजगी महसूस होती है, लेकिन शरीर में ज्यादा कैफाइन नुकसानदायक भी है। बहुत छोटे बच्चों को मेरा प्रयोग नहीं करना चाहिए। मैं लोगों के लिए फायदेमंद हूँ, लेकिन मेरा आवश्यकता से अधिक प्रयोग नुकसानदायक। उम्मीद करती हूँ आपको ये लेसन समझ आई होगी। आपने सुना होगा कि चाय एक रिफ्रेशिंग ड्रिंक है। चाय कब पीते हैं? जब हम थके होते हैं। थकावट दूर करने की चीज़ है चाय। पर चाय को हमको लिमिटेड ही लेना चाहिए। चाय का यूज़ ज़्यादा नहीं करना चाहिए।